हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलिवेट लर्निंग। मैं आपके लिए पॉलिटी की एक सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें हम कंप्लीट पॉलिटी करने वाले हैं। इसमें जो सोर्स होने वाला है वो है लक्ष्मीकांत को हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम स्टडी करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत आती है, कैसे उनको ट्रेडिंग की परमिशन मिलती है। यही कंपनी की स्थापना होती है 1600 में। इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ एक तरह से चार्टर जारी करती है, ट्रेडिंग लाइसेंस। ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों में जाकर व्यापार कर सकती है, यानी कि ये जो एकाधिकार था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को था। इसके साथ हम ये भी ध्यान रखना है कि उस टाइम पे इंडिया में पुर्तगीज, डच, फ्रांसीसी सभी के बीच में बहुत युद्ध चल रहे थे 1700 और 18वीं शताब्दी के दौरान। उसके बाद में 1603 में जो क्वीन एलिजाबेथ होती है उसकी डेथ हो जाती है, और जो इंग्लैंड में जो किंग आते हैं वो जेम्स फर्स्ट होते हैं। वो 1608 में विलियम हॉकिंस को ट्रेडिंग परमिशन लेने की भेजते हैं। सबसे पहले जो विलियम हॉकिंस होते हैं वो सूरत पहुंचते हैं। उस टाइम पे जो मुगल एम्पायर थे इंडिया में वो थे जहांगीर, और ये जो विलियम हॉकिंस है वो जिस जहाज़ से आते हैं उसका नाम था हेक्टर जहाज़। और हमें ये भी ध्यान रख सकते हैं जैसे कि ये विलियम हॉकिंस थे, उनको किंग खान का टाइटल भी दिया जाता है। इनको ये परमिशन नहीं मिलती, ट्रेडिंग की परमिशन नहीं मिलती। उसके बाद में जो जेम्स फेस्ट होते हैं वो भेजते हैं सर थॉमस रो को इंडिया भेजते हैं। ये ऑफिशियल एम्बेसडर थे। वो जहांगीर से अच्छे रिलेशन बनाते हैं और ट्रेडिंग की परमिशन मिल जाती है। तो 15 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है। जहांगीर जो शासन मुगल एम्पायर होते हैं वो उनको ट्रेड करने की परमिशन देते हैं। उसके बाद 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगज़ेब लास्ट पावरफुल शासक थे मुगल एम्पायर में। उसके बाद में 1707 में फ़र्रुखसियर आते हैं जो कि एक फरमान जारी करते हैं, रॉयल चार्टर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने की परमिशन देते हैं। यहाँ पे जो फ्री ट्रेड करने की परमिशन मिलती है वो जॉन शरमैन यानी कि इसे भी जेम्स फेस्ट भेजते हैं परमिशन लेने के लिए, उसके थ्रू मिलती है। यहाँ पे डॉक्टर हैमिल्टन सर्जन नाम से कोई डॉक्टर था, वो इसको यानी कि जो यहाँ पे फ़र्रुखसियर होते हैं उनको कोई बीमारी होती है, वो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया होता है और उनकी बीमारी ठीक नहीं होती। तो यहाँ पे जो जॉन सरमैन है वो कैप्टन यानी कि एक सर्जन को लेके आते हैं जो इनकी बीमारी ठीक करता है, और इससे खुश होकर वो फरमान जारी करते हैं, एक तरह से रॉयल चार्टर, जो इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने की परमिशन देता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब एक तरह से नींव रखी गई थी। उसके बाद में इसके बाद दो बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब बैटल्स होते हैं जो 1757 में और 1764 में बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर होते हैं। इसमें सिराजुद्दौला होते हैं और रॉबर्ट क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से होते हैं, उनमें एक वॉर होता है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव है वो सिराजुद्दौला के सेनापति होते हैं, मीर कासिम उसको लालच दे देते हैं और सिराजुद्दौला हार जाते हैं। उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर होती है जो कि मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम वर्सेज हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं। मीर कासिम जो कि बंगाल और ये अवध और ये मुगल एम्पायर होते हैं। बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बाद इलाहाबाद की ट्रीटी होती है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाती है। दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की टैक्स कलेक्ट कर सकती है, और जो मुगल एम्पायर होते हैं यानी कि जो नवाब होता है उसके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स रह जाती हैं, यानी कि वो लोकल लॉ एंड ऑर्डर देख सकता है। इसे हम निजामत भी बोलते हैं। इसके बाद ये जो ट्रीटी होती है वो शाह आलम और उस टाइम पे जो मुगल एम्पायर होते हैं शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। उसके बाद में 1772 में वारेन हास्टिंग्स होते हैं जो इस ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को हटा भी देते हैं। इसके बाद का जो है 1773 से लेके 1858 तक कंपनी रूल आता है, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।